तो आज हम बात करने वाले हैं मम्माज बॉयज़ के बारे में डिटेल में। जिन वाइफ्स के हस्बैंड्स मम्माज बॉय हैं वो बहुत स्ट्रगल करती हैं, उनकी प्रॉब्लम रियल है, वो किस तरह से सफ़र करती है, ये बात हम आज करने वाले हैं। बहुत डिटेल में बात करेंगे। तकरीबन 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि डील कैसे करें, अगर आपके हस्बैंड भी मम्माज बॉय हैं तो इससे डील कैसे करें ना। उस वीडियो पे आज तक भी ऑलमोस्ट हर दिन कमेंट आता है और आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम है, आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो मुझे लगा इसको डिटेल में बनाते हैं। सोल्यूशन मैं बता दूंगी, लेकिन आप जो सफ़र कर रहे हो वो सिर्फ आप जानते हो। पेन तो है ना, दर्द तो है, बिकॉज प्रॉब्लम रियल है। अगर आप किसी को बोलोगे तो कहेंगे अरे यार ये भी क्या बात है, औरतों का तो दिमाग ही खराब है, बीवियां तो हमेशा नुक्स निकालती रहती है, माँ के तो हम लोग हैं ही, माँ के लिए तो करना ही चाहिए, माँ तो दुनिया में सबसे सुप्रीम है। आपकी बात तो कोई समझ नहीं रहा, प्रॉब्लम तो कोई समझ नहीं रहा ना। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर कोई लड़का मम्माज बॉय बना कैसे, क्योंकि सबके हस्बैंड तो मम्माज बॉय नहीं है। दो आई एग्री कि इंडिया में ज़्यादा लड़के मम्माज बॉय ही हैं, लेकिन काफ़ी सारे नहीं भी तो हैं, कुछ ऐसे भी तो है जो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ बेटे मम्माज बॉय बन जाते हैं। मम्माज बॉय जब हम कह रहे हैं तो माँ के बेटे, माँ के सगे ना, हर बच्चा माँ का बेटा है, हर कोई माँ के क्लोज होता है। माँ तो मतलब माँ का तो दर्जा ही सबसे बड़ा है, तो करीब तो होते ही है। लेकिन ये जो मम्माज बॉय हैं ये इतने ज़्यादा लाडले हैं कि इनकी मैरिटल लाइफ उसकी वजह से सफ़र करती है। तो इसके बारे में हमको बात तो ज़रूर करनी चाहिए। आज मैं आपको समझाऊंगी कि कोई भी इंसान कैसे बन गया मम्माज बॉय, हाउ मम्माज बॉयज़ आर एक्चुअली क्रिएटेड। नाउ ये वीडियो लंबा होने वाला है। मैं जनरली अपने वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मुझे इसे बहुत डिटेल में आपको समझाना है, मैं इसी रूट कॉज तक पहुँचूंगी, मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगी। तो कोई ग्रीन टी आप लेके बैठ सकते हो, अगर आप पीते हो कॉफ़ी पीते हो कॉफ़ी लेके बैठो, लेकिन तसल्ली से, ऐसे स्किप कर करके नहीं, इसको बहुत तसल्ली से एंड तक देखना। समाज में पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, हर इंसान को ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अब अगर आप भी माँ हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखने कि आप मम्माज बॉय क्रिएट नहीं कर दो। ये सिर्फ एक घर की, एक परिवार की, एक बीवी की दास्तान नहीं है, पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जहाँ पे बहुत दुख है, बहुत अनहैप्पीनेस है, बहुत दर्द है, बहुत स्ट्रगल चल रही है। कपल्स ही नहीं है, एक अलग षड्यंत्र चल रहा है जिसकी वजह से हम एज एन इंडियन सोसाइटी बहुत अनहैप्पी है, फैमिलीज में लोग खुश नहीं है। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। तो तसल्ली से देखना, लंबा वीडियो होगा, समझना। अगर आपका रिश्ता हस्बैंड के साथ इस लेवल तक है कि आप उनको भी समझा सको तो प्लीज़ उनको दिखाना, बिकॉज मुझे लगता है बॉयज़ को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको भी ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप मम्माज बॉय बन कैसे गए। जो आप कर रहे हो वो कोई महानता का संदेश नहीं है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट। नाउ यूट्यूब पे आई कैन गारंटी यू इस तरह की कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी इस डिटेल में, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं। कोई मेकअप बेच रहा है, कोई आउटफिट बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई हैंडबैग्स बेच रहा है। अब हर कोई आपको रेटिनॉल सब बहुत कुछ बेच रहे होंगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझाता ना। मैं कैसे समझा पा रही हूँ, मैं क्यों इस तरह से आपको डिटेल में बता रही हूँ, उसका लॉजिक भी मैं आपको दूंगी। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे ये समझा पा रही हूँ इस रिसर्च और इस डिटेल के साथ। आपको कुछ, अभी तक तो वीडियो नहीं है, आगे कोई कॉपी करे तो मैं कह नहीं सकती। तसल्ली से सुनो, बांटो और लेडीज के साथ जो इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही है ना। मैं इसको क्यों समझ पाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मास्टर्स किया, जब इंग्लिश में मास्टर्स किया है मैंने इंग्लिश लिटरेचर में, तो उस टाइम पे मेरे सिलेबस में एक नॉवेल था सन्स एंड लवर्स, जिसको लिखा था D.H. लॉरेंस ने। नाउ ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स और ये भी मेरी एक फेवरेट किताब है, बट अब मुझे कहीं मिल नहीं रही है, मैं ज़रूर आपको नहीं तो दिखाती। सन्स एंड लवर्स आप भी पढ़ना चाहो, अंग्रेजी में ही है तो आप पढ़ सकते हो। बट दैट बुक टच्ड माई सोल। वो कहानी, वो दास्तां, वो एक्सप्रेशन, मैंने उसके बाद उस तरह का कभी कुछ पढ़ा नहीं। क्लासिक्स वैसे भी मेरे बहुत फेवरेट है, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन सन्स एंड लवर्स स्टिल होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई लाइफ। में उस वक्त 19-20 साल के करीब रही होंगी, और उस वक्त उस डिटेल में उस चीज़ को समझना और उस पर और रिसर्च करना, मेरे हिसाब से मुझे उस वक्त रियलाइज़ हो जाना चाहिए था कि मेरा बेंड इंग्लिश लिटरेचर से ज़्यादा साइकोलॉजी में है। और साइकोलॉजी इज़ अ माइंडसेट। साइकोलॉजी कोई डिग्री नहीं है कि किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो ही वो बता सकता है। आई थिंक इट्स अ माइंडसेट। कुछ लोगों में वो नेचुरली है कि आप इंसान को देख के, उससे बात करके, उसके पीछे का दर्द, उसके पीछे के इश्यूज़ को समझ सकते हो। तो मेरा बेंड साइकोलॉजी की ही तरफ था, जो मुझे अब रियलाइज़ हुआ, इसीलिए गुलाबी लाइफ क्रिएट हुआ। नाउ वो कॉन्सेप्ट
उस बुक में था जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगी, आप भी समझने की कोशिश करना। सन्स एंड लवर्स नाम से आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट आया इडिपस कॉम्प्लेक्स। डी.एच. लॉरेंस ने इडिपस कॉम्प्लेक्स के अराउंड ही वो पूरी बुक बुनी थी। नाउ इडिपस कॉम्प्लेक्स को आप भी गूगल करके देख सकते हो। इट इज अबाउट अ स्टेट वेयर अ सन इज सो क्लोज टू हिज मॉम कि वो अपने फादर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मॉम के क्लोज, और वो खुद भी किसी के करीब नहीं आ पाता। मतलब माँ से इस तरह का उसका रिश्ता है कि ना तो उसको अपने पिता बर्दाश्त होते हैं माँ के करीब। ये जो कॉन्सेप्ट आए, किंग ओडिपस, एक पुराना किंग ओडिपस था, उन्होंने अपने फादर को ही मार दिया था एंड अल्टीमेटली ही मैरिड हिज मदर। इस तरह से ये एग्जिस्टेंस में आया इडिपस कॉम्प्लेक्स, और ये चल रहा है हमारे इंडियन घरों में। बिल्कुल प्लीज ऑफेंड मत होना, मैं ऐसी कोई बात करने वाली नहीं जो आप अपने हस्बैंड को नहीं बता सको। लड़के भी अगर कोई देख रहे हैं तो सुनना, एक बार समझना कि ऐसा क्यों हो जाता है। सिर्फ साइकोलॉजी को समझो, मेरा किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट आई एम ट्राइंग टू, तो देखिए कोई पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो बता रही हूँ, बिकॉज लेडीज एक्चुअली बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। नाउ इडिपस कॉम्प्लेक्स हमारे घरों में है, बहुत सारे घरों में है। अब एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि उस जमाने में, अब जो लोग अपने हस्बैंड्स के बारे में बोल रहे हैं जिनके पति इतने बड़े हैं कि उनकी शादी हो गई है, तो मोस्ट लाइकली आपके पेरेंट्स 50s 60s से तो होंगे। उस जमाने के जो पेरेंट्स थे, उस वक्त जो मदर्स शादी करके आई थी, जो आज मदर्स हैं, मदर इन लॉ हैं, उस वक्त तो सिचुएशन बड़ी हार्ड थी, बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उस वक्त तो न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, सब लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते थे। तो वो एक लाचार औरत जो कोशिश कर रही है एडजस्ट करने की एक नए परिवार में, वो समझ रही है अपने लॉज को, अपने पति को। उस वक्त पति भी बहुत रौबीले थे, बीवी का साथ नहीं देते थे, वो भी अपने मम्मी पापा के लिए श्रवण कुमार का रोल निभाने में ही लगे हुए थे। तो बीवी को तो वो जगह ही नहीं दी, वो दर्जा ही नहीं दिया कि वो पार्टनर है। तो उस लड़की के लिए, जो उस वक्त शादी भी जल्दी होती थी, वो लड़की अपने अर्ली मिड 20s में ही रही होगी जब उसकी शादी उस जमाने में हुई। तो वो उस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रही थी उस शादी को समझने में, उस शादी में निभाने में, अपने पति को इम्प्रेस करने में। उसके लिए ये चीज़ें बड़ी मुश्किल थी। वो अबला नारी कैसे अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रही थी, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी ज़रूरत थी ना फॉर कंपेनियनशिप, जो उसकी इच्छा थी, जो उसकी बेसिक नीड थी कि मेरा एक इक्वल पार्टनर हो, वो फुलफिल नहीं हो रही थी। अब शादी हुई है तो रिश्ता तो निभ जाता है, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। तो जब उस औरत को बेटा पैदा हुआ जो आज आपके हस्बैंड हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी बदली, क्योंकि हमारे देश में जब कोई औरत एक बेटे को जन्म देती है तो उसकी वर्थ उसके साथ अटैच कर दी जाती है। अगर उसने बेटे को जन्म दिया है तो वो बहुत वर्दी हो गई, वो उसने बड़ा काम कर दिया, अरे बेटे को जन्म दिया। आशीर्वाद में भी हम कहते हैं ना पुत्रवती भव, तो उसका दर्जा बाकी औरतों से ऊंचा है, उनसे बहुत ऊंचा था जिनके पास सिर्फ बेटियां बेटियां थी, जिन्होंने बेटे को जन्म नहीं दिया। तो पहली चीज उसमें बदल जाती है, वो प्राइड आ जाती है कि मैंने बेटे को जन्म दिया। मैं देखो एक बेटे की माँ हूँ, है ना, एक पोजीशन ऊंची हो जाती है। जिस घर में देवरानी जेठानी है, तो अगर जेठानी के पास बेटा है तो वो देवरानी से सुपीरियर ही हो जाती है। देवरानी के पास है तो ये एक है, इट इज़ देयर, विमेन की वर्थ एसोसिएटेड है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ बहुत जल्द, कि उनकी वर्थ एसोसिएटेड है कि कौन से जेंडर को उन्होंने जन्म दिया। नाउ जब सेम जेंडर को जन्म देते हैं, एक औरत ने जब एक लड़की को जन्म दिया है, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको सब पता है, एवरीथिंग। वही सेम चीज़ें उस बच्ची के साथ भी होंगी, जो आपके अंदर फिजिकल चेंजेस आए, जैसे वो ग्रो कर रही है, बहुत कुछ सेम है। लेकिन बेटे को जब जन्म देते हो तो आपको एक अलग इंडिविजुअल दिखता है। आपने उतना बड़े होते हुए करीब से किसी को नहीं देखा, जब आप बेटे को बड़ा कर रहे हो ना, तो फीलिंग इज एंटायरली डिफरेंट। 10 साल तक तो सब बेबीज ही है, लेकिन जब वो लड़का बड़ा होता है, जब उसकी हाइट आपसे बड़ी हो जाती है, जब उसके कंधे चौड़े हो जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, उसके ऊपर दाढ़ी मूंछ आने लगती है, तो उस औरत की प्राइड और घमंड और बढ़ता है कि इसको, अब वो प्रोटेक्टर लगता है, अब वो आपसे भी बड़ा हो गया हाइट में, वो बड़ा लगता है ना, और शुरू से वो अबला रही ही रही है। तो उस यंग बॉय को देखकर उसकी वो जो जिंदगी में कमी रही ना, कंपेनियन की, एक पार्टनर जो उसके पास कहीं रहा नहीं, वो कहीं पूरी होती दिखती है कि अब ये तो एटलीस्ट मुझे वैसा प्यार करेगा जैसा इसके पापा ने नहीं किया, एटलीस्ट ये तो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, एटलीस्ट ये तो मेरा दुख दर्द जरूर समझेगा।
क्योंकि जो स्ट्रगल उस लेडी ने की है, उसके सास ने उसको ताने मारे हैं, उसको दहेज पेरेंट्स ने दिया, जो भी इश्यूज जो टिपिकल हाउस होल्ड्स में होते हैं, उसको लगता है कि ये तो समझेगा, और बेटा समझता भी है, बिकॉज उसको तो माँ के लिए पूरा दिल धड़कता ही है ना उसका, तो उसके लिए तो माँ बेचारी हमेशा लाचार रही और फादर ने कभी सपोर्ट नहीं किया। हमारी माँ बेचारी सब कुछ अकेले करती रही, माँ हमेशा अपना रोना भी बेटे के आगे रोती है, हमेशा बताएगी कि दादी ने कैसे बुरा भला कहा, किस तरह बुआ आके ताने मारती थी, किस तरह तुम्हारे पापा ने कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, मुझे अकेला छोड़ दिया, किस तरह तुम्हारे पापा बिल्कुल नहीं आते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे घूमने नहीं ले जाते थे, मेरे को कुछ दिलाया नहीं। अब बेटे के अंदर हर वक्त ये फीलिंग है कि जो पापा ने नहीं किया वो मुझे करना है। नाउ दैट्स अ डिफरेंट अटैचमेंट। ये वाला कॉन्सेप्ट डॉटर्स और फादर्स के लिए भी है, उसका नाम है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसकी हम अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो परसेंटेज बहुत कम है, ऐसा नहीं है जो हम बोलते हैं पापा की प्रिंसेस, और वो भी है, लेकिन ये जो बेटे और माँ वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हस्बैंड्स मोस्टली मिसिंग ही रहे हैं, और अभी भी तो वही रेप्लिकेट हो रहा है। वो बेटा बड़ा होके भी तो अपनी वाइफ के साथ नहीं खड़ा ना, वो भी तो माँ की ही पूजा अर्चना कर रहा है, तो ये तो चला ही आ रहा है, ये बार बार हो रहा है। लड़की तो घर छोड़ के आएगी ही आएगी, तो अगर वो पापा की प्रिंसेस भी थी तो भी वो छोड़ के आएगी और दूसरी फैमिली में एडजस्ट करेगी, लेकिन बेटा तो वहीं रह रहा है। अब वो उस हद तक हैम्पर होता है कि जब उसकी खुद की शादी होती है, उसको वो वाइफ नहीं दिखती जो छोड़ के आई, उसको अपनी माँ की वो इच्छाएं पूरी करनी है जो 25-30 साल पहले उनकी अधूरी रह गई थी, जो पापा ने मम्मी को फेवरेट पेंडेंट नहीं बनवा के दिया था, जो सूट नहीं लेके दिया था, जो दादी से ताने सुनवाए थे, ये सब तो माँ कर ही रही है ना। माँ तो इतना करती है, हमारे लिए हमेशा खाना बनाया, माँ पूरा घर संभालती है, माँ की बेचारी की तबीयत भी ठीक नहीं क्योंकि उस वक्त तक वो बूढ़ी हो जाती है, तो उसका दिल सिर्फ माँ के लिए धड़क रहा है, उसको वो आई हुई नई लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं फिट होती दिख रही। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक खाली जगह होती है, एक फीमेल की लाइफ में वो रिक्वायरमेंट, वो लॉन्गिंग फॉर अ मैन होती है। हम कितने इंडिपेंडेंट हो जाए, हम कितना बोले हमको आदमी की ज़रूरत नहीं, देयर इज़ अ लॉन्गिंग जो टीनेज से स्टार्ट हो जाती है। वी वॉन्ट टू बी विद अ मैन, ये कुदरत की बनाई चीज़ है, हम इससे लड़ रहे हैं, हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं और हम एक बहुत मैसी सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ अ बेसिक नीड। और ऐसे ही एक मर्द की ज़िंदगी में भी एक औरत की ज़रूरत पैदा होनी अपने आप शुरू हो जाती है। नाउ ऐसे घरों में जहां माँ अबला लाचार रही, जिसका पति उसके साथ नहीं था, जिसके पति ने कंपेनियनशिप नहीं निभाई, वो अपनी माँ का बेटा तो था, बीवी का पति नहीं था, उस औरत के पास तो वो जगह कभी भरी नहीं, तो उस औरत के बेटे की वो जो ज़रूरत है फॉर अ विमेन, वो माँ पूरी करती है ना। माँ खाना भी दे रही है, माँ कपड़े भी धो रही है, अंडरगारमेंट्स भी धो रही है, तय भी करके रख रही है, माँ शॉपिंग भी कराने ले जाती है, बेटा क्या पहनेगा क्या करेगा वो सब माँ ध्यान रख रही है। अब उसको ऐसे लगता है मेरी माँ घूमी फिरी नहीं, मैं घुमा फिरा लाऊं, मेरी माँ ने कभी पिक्चर नहीं देखी, मैं ही दिखा लाऊं, माँ को सूट दिला दूं, माँ को ये कर दूं, माँ के लिए पता नहीं क्या कर दूं, जो पापा ने नहीं किया वो मैं कर दूं। अब उस बच्चे की ज़िंदगी में जो विमेन की रिक्वायरमेंट थी वो माँ से पूरी हो गई है। ऑफ कोर्स सेक्सुअल नीड्स मीट नहीं हो रही जिसके लिए उसकी शादी होती है, शायद वो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता हो, लेकिन उसका दिल, उसका माइंड, उसका सब कुछ माँ के साथ जुड़ा हुआ है। वो उस औरत को वो जगह दे नहीं पाता, उसका खाली स्थान भर गया है माँ से ही, क्योंकि माँ लाचार है, अबला है, माँ के लिए कुछ कर दूँ। वो लड़का ये समझ नहीं पा रहा कि जो माँ का कंपेनियन बन सकता था वो सिर्फ उस बच्चे का फादर था। अपनी वाइफ को क्वीन बनाना एक पति की जिम्मेदारी है, बच्चों की नहीं है, ना बेटे की ना बेटी की। औरत अपनी आगे की उम्र में, बुढ़ापा कहो, ओल्ड एज कहो, सीनियर सिटीजन जब वो हो जाएगी, वो कैसी होगी ये उसके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो लाचार ना हो, वो बेचारी ना हो, वो बेटों पे डिपेंडेंट ना हो। जिन औरतों के हस्बैंड्स मिसिंग होते हैं, होते तो हैं घर के अंदर, लेकिन वो बीवी के लिए नहीं खड़े होते, फिर वो हर चीज़ के लिए डिपेंड करने लगती है अपने बेटों पे। अब बेटा बड़ा हो गया, अब वो बाइक भी चला सकता है, गाड़ी भी चला सकता है, कमाने भी लग गया है, तो माँ को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकता है, वो माँ को कहीं ले जा भी सकता है, चल मुझे मामा के घर ले जा, चल मुझे यहाँ ले जा। अब वो हर चीज़ के लिए ना बेटे पे डिपेंडेंट है। कुछ खाने का मन कर रहा है, बेटा मुझे आइसक्रीम
तू दिलवा दे, आते हुए ले आई हो। अब वो हर चीज वो लड़का पूरी कर रहा है, तो माँ की अटैचमेंट हस्बैंड से तो बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब देखना हाउस होल्ड में कितनी बार आपके सासू माँ और ससुर जी बैठते हैं और जिंदगी की बातें करते हैं, अपने बुढ़ापे को डिस्कस करते हैं, कितनी बार? हार्डली एवर। ससुर जी के हाथ में हमेशा टीवी का रिमोट है, सासू माँ कुछ लगी है किचन में बना रही है, बड़बड़ा रही हैं और बेटे को बहुत कुछ सिखा रही है कि इसको सिर पे नहीं बिठाना, इसको ऐसे मत करना, ये फिर तुम्हें बहुत तंग करेगी, थोड़ा सा इसको खींच के रखो, अपने मुट्ठी में रखो, काबू में रखो, हम भी तो बहुत कुछ करते थे तो क्या हो गया, ये करे। वो यही पाठ पढ़ाती रहती कि हम तो पता है, हम जब मैं ब्याह के आई तो घर में 15 लोग थे, घर में 20 लोग थे, मैं इतने लोगों का खाना बनाती थी, 50-50 तो मैं रोटी बनाती थी, मैं सब्जी बनाती थी, हमको कहीं बाहर भी नहीं ले जाते थे तुम्हारे पापा, मैं ऐसे करती थी, तुम्हारी सासू माँ के आगे मैंने तो कभी जबान नहीं चलाई, तुम्हारी बीवी। वो ट्रेन करती रहती हैं। और ससुर जी तो अभी भी एब्सेंट है, वो शुरू से एब्सेंट ही थे। जो रोल ससुर जी का था वो आज बेटे को निभाना पड़ रहा है। मम्माज बॉय कोई लड़का इसलिए बन जाता है कि उसके फादर वो जगह नहीं दे पाए अपनी बीवी को, तो वो आज बेटे को देनी पड़ रही है। अब इस लड़के की वाइफ भी अल्टीमेटली ममाज बॉय ही क्रिएट करेगी, क्योंकि इनके भी हस्बैंड मिसिंग है। आप देख रहे हो कि कैसा विशियस सर्कल है और कैसी सोसाइटी हम बना रहे हैं, दुख दर्द तकलीफ से भरी हुई। क्यों शादी कर रहे हैं? कितनी बार ये कमेंट आते हैं मेरे बहुत सारे वीडियोस पे कि फिर शादी करने की ज़रूरत क्या है। ममाज बॉय पे कितने, आप जाके देखना, 1 साल पहले का वीडियो है, उस पर इतनी लेडीज़ ने लिखा है तो फिर शादी करनी ही क्यों है, क्यों करते हैं, अपनी माओ के साथ रहो। बिल्कुल सही बात है, शादी करने की ज़रूरत क्या है? अब शादी का जो कॉन्सेप्ट आया, क्यों आया? इंसान की टीनेज में ज़रूरतें बढ़नी शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी के बाद। यू वांट अ सेक्सुअल पार्टनर फॉर योरसेल्फ, इसलिए शादी बनाई थी कि इंसान इसके लिए भी हंट ना करता रहे, यहाँ वहाँ भटकता ना रहे, हर दिन अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसकी शादी कर दी, सो दैट देयर कैन बी अ कपल हु कैन थ्राइव, जो अपनी सेक्सुअल नीड्स, फिजिकल नीड्स एक दूसरे से पूरी करें, ऑफ कोर्स इमोशनल नीड्स भी अटैच्ड है, और वो सुख शांति से रहें, एक परिवार क्रिएट करें ना। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि उसकी नीड्स है, तो वो पार्टनर फिर उसकी ज़िंदगी में बहुत करीब होना चाहिए ना। बीइंग फिजिकली इन्वॉल्व विद समवन इज़ अ वेरी इंटीमेट थिंग। जब इतने करीब हम किसी के आ जाते हैं तो दिल इतने दूर कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक माँ आ जाती है जिसका बेटा श्रवण कुमार है। उस माँ का बेटा तो माँ के अलावा किसी की सुनता ही नहीं है। गर्दन माँ के हाथ में, इधर करेंगी तो इधर, उधर करेंगे तो इधर, बीवी की कोई जगह नहीं है। हम एज अ सोसाइटी अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि एज अ हस्बैंड अगर आप अपनी वाइफ के साथ नहीं खड़े हो तो उसका वो जो खाली स्थान है ना, जो उसकी नीड फॉर अ मैन है, वो अपने बेटे से पूरी करा लेगी। तो आप कभी ये होने ही नहीं दोगे। जो कलेश आपकी ज़िंदगी में है वो कल को आपके बेटे की ज़िंदगी में भी होगा। मेन हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आप जब शादी करके आते हो तो अपनी ज़रूरतों के लिए आते हो और उस लड़की की ज़रूरत पूरी करने के लिए आते हो। आप अपने माँ बाप की सेवा करवाने के लिए नहीं लाते। अगर माँ बाप की सेवा ही धर्म है, सब कुछ है, तो फिर आप करो। आप उनको बना के दो चाय, आप उनका फेवरेट खाना बनाओ, आप सुबह जल्दी उठो, पूजा पाठ करो, ये आप करो। कोई बाहर से थोड़ी आप लेके आओगे आपके घर के सिस्टम को समझने के लिए। आप अपने घर का सिस्टम जितना अच्छा समझते हो वो किसी और फैमिली से आई लड़की कैसे समझेगी? आप करो वो सब। वो लड़की आई है एक कंपेनियन के लिए, एक इक्वल पार्टनर के लिए। वो माँ बाप की सेवा के लिए नहीं आई। उसके पास तो माँ बाप थे ही, उसके पास भाई बहन थे ही, हमारे पास नहीं था एक पार्टनर। वो चाहिए था उस लड़की को, और आपके पास भी नहीं है पार्टनर, आपको भी वो ही चाहिए। आप अपनी माँ की पिछले 20 साल की कमी को पूरा नहीं कर सकते। आपकी मदर के पास कंपेनियन नहीं था, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यू आर नॉट हर हस्बैंड। ये हर पति का फर्ज है कि उसकी बीवी की इज्जत हो, उसकी बीवी की वैल्यू हो। उसकी बीवी को गलत कहा जा रहा है, ताने दिए जा रहे हैं, इंफीरियर महसूस कराया जा रहा है, तो अपनी बीवी के साथ खड़ा हो, स्टैंड ले, वो दीवार बन के खड़ा हो कि उसकी बीवी को खुश रखने की जिम्मेदारी उसकी है। हम क्यों कहते हैं इट्स अ मैन्स वर्ल्ड? क्योंकि मेन आर सपोज टू बी द लीडर्स। औरत क्यों छोड़ के आ रही है घर? आदमी क्यों नहीं छोड़ के जा रहा? बिकॉज मेन को हमने एक सुपीरियर जगह दी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी बना दी है। तो बी दैट मैन, बी द मैन। अपना फर्ज निभाओ, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, अपनी औरत की, अपनी बीवी की, अपनी पार्टनर की, अपनी वाइफ की हैप्पीनेस का चार्ज लो, उसकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल नीड्स का चार्ज लो। बी विद हर। उसको कहाँ जाना है, किस तरह का खाना खाना पसंद है, कैसे कपड़े उसको चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है, बेटे की नहीं है।
वो इंतज़ार करने लगती है कि ये बेटा कब बड़ा होगा और मेरी सब चीज़ें पूरी करेगा, मेरा दुख दर्द सुनेगा। आप सुनो बैठ के। अब जो पीछे हो गया उसमें जाके चेंजेस नहीं हो सकते, वो हिस्ट्री थी, लेकिन वो रिपीट ना हो, ये फर्ज हमारा है एज अ सोसाइटी, एज यंग कपल्स। प्लीज डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स, बी विद योर वाइफ। आप कितना ही कर लोगे, पैर धोके भी पी लोगे ना मदर के, तो भी जो उनकी जिंदगी में कंपेनियन की कमी है वो आप पूरी नहीं कर सकते। अब इस औरत की जो आपके साथ में आपकी वाइफ बन के आई है, इसके कंपेनियन की कमी इसकी ज़िंदगी में मत होने दो। बी दैट कंपेनियन, कि उसकी जिम्मेदारी आपकी है। वो आई है सब कुछ छोड़ के, तो आपको चार्ज लेना पड़ेगा। मेन हैव टू बिकम द लीडर्स, आपको लीड करना पड़ेगा। नाजायज़ चीज़ें उस पर ना हो, आपको ही पीस बनाना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना कि हस्बैंड बेचारा पिस जाता है, बिल्कुल पिसता है, उधर से माँ कहती है, उधर से वाइफ कहती है। आप लीडर अगर हो गए और आप ये समझोगे कि मम्मी जो कहानियाँ कथाएं मुझे सुनाती थी दादी को, बुआ को, पापा को लेके, वो सब मेरी वाइफ ना करे, तो आप बहुत क्लियर कट डिमार्केशन कर पाओगे। पापा को अगर कह सकते हो तो वो आज बन जाए वो कंपेनियन, एटलीस्ट इतना तो कर दे कि मम्मी के साथ मंडी चले जाए, बाजार चले जाए, सामान सब्जी राशन लेने, मम्मी को मामा के घर जाना है, मम्मी को कोई छोटा मोटा चेकअप है, कोई अस्पताल में विजिट है, उसके लिए चले जाएं। इतना तो करे। अगर आप करते रहोगे तो फिर आप भी मिसिंग हो जाओगे, वो वैक्यूम आपकी वाइफ की लाइफ में भी क्रिएट होगा। फिर वो इंतजार करेगी कि बेटा बड़ा हो और वो पूरा। मत करो ये। इस पूरे प्रोसेस में अगर हम लड़कों के पर्सपेक्टिव से समझें, लेडीज जो सुन रही हैं, अब आपके हस्बैंड जो भी बिहेव कर रहे हैं, मैं इसको वो करने की कोशिश करती हूँ समराइज। उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है माँ के लिए, वो सबके लिए होता है ना। माँ जन्म देती है, दर्द से गुजरती है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। वो सॉफ्ट कॉर्नर है अपनी माँ के लिए, प्लस सिंपैथी है, क्योंकि माँ बड़ी लाचार रही है, दादी ने अत्याचार किए, पापा ने अत्याचार किए, बुआ बड़ी जल्लाद थी। वो सिंपैथी भी है माँ के साथ कि माँ की जिंदगी बड़ी दुख भरी रही, और आज ओल्ड एज में वो दर्द में दिखती भी है ना। हड्डियों में दर्द है, कुछ शरीर में प्रॉब्लम है, पैर दुखते हैं, खड़ा नहीं हुआ जाता, बैठा नहीं जाता, वो अलग चीजें हैं। प्लस वो फर्ज, बेटे होने का फर्ज तो मैं निभाऊंगा, पापा से जो नहीं हुआ वो मैं करूंगा, आई एम द मैन। वो मैन वाली जो चीज है वो फर्ज आ गया। प्लस फादर के लिए हेट्रेड, ये जो मम्माज बॉय का ड्राइविंग फोर्स है वो पापा से हेट्रेड भी तो है। माँ ने सारी जिंदगी फीड किया है कि पापा बेकार थे, पापा वहां नहीं थे, वो हेट्रेड। प्लस गिल्ट, सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है गिल्ट। अगर आज मैं भी अपनी बीवी के साथ घूमने चला जाऊंगा, मूवी देखने चला जाऊंगा, मैं अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त बिता लूंगा, तो माँ को बुरा लग जाएगा। माँ की तो कभी किसी ने सुनी ही नहीं। माँ तो यही बार बार कह रही है ना कि मेरे तो कभी भी नहीं चली, ना तुम्हारी दादी ने सुनी, ना तुम्हारे पापा ने सुनी, ना अब तुम लोग सुनो, मैं कहाँ जाऊं। वो गिल्ट। तो आपके हस्बैंड के अंदर अभी चल रहा है सॉफ्ट कॉर्नर, प्लस सिंपैथी, प्लस हेट्रेड फॉर फादर, प्लस उसका फर्ज, प्लस वो गिल्ट। ये सारे फैक्टर्स से वो बना हुआ है मम्माज बॉय। अंदर ही अंदर वो लड़का भी परेशान है, क्योंकि इतने कलेश वाली जिंदगी किसको चाहिए। उसको पता है उसकी वाइफ अनहैप्पी, उसको पता है उसकी जिम्मेदारी, पर वो कर कुछ नहीं सकता। बैठ के ये समझाओ। अगर इसको कोई मदर्स देख रही हैं जो अपने बेटों की शादी कर चुकी हैं और इस स्ट्रगल को समझ रहे हैं, तो समझो आपकी ज़िंदगी में कमी वो बेटा पूरी नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें छूट गई, अगली जनरेशन में ना आए, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर कोई लड़का देख रहा है तो आप अभी भी खुद को बदल सकते हो। मम्माज बॉय कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप समझ रहे हो तो आप इसमें से निकल सकते हो। और जो वाइफ देख रही हैं, प्लीज़ एक बार हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो ऐसे क्यों बन गए। वो भी बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी आसान नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, वो दिल से नहीं कर रहे। अगर वो दिल से करते तो वो आपको नहीं कहते कि जाओ मम्मी के लिए ये कर दो, जाओ मम्मी को दर्द है, मम्मी रो रही है, उनको चुप कराओ, जाओ मम्मी के लिए चाय बना दो, मम्मी का बड़ा मन करता है कि कोई चाय बना के पिला दे, मम्मी का फेवरेट कर दो, मम्मी के। वो खुद कर लेते। अगर जेन्युइनली कोई लड़का माँ से अटैच्ड है तो वो खुद करेगा, वो किसी और को नहीं कहेगा। अटैचमेंट खुद की भी नहीं है, बस वो गिल्ट से लगे हुए हैं। समझो। ऐसे वीडियोस को प्लीज स्प्रेड करो सोसाइटी में, क्योंकि हम बहुत कंज्यूमरिज्म तो बढ़ा ही रहे हैं। खरीदो खरीदो, बाहर से फूड ऑर्डर कर दो, ये वाला रेस्टोरेंट, ये वाले कपड़े, ये वाला ब्रांड, बड़े से बड़ा ब्रांड, बड़े से बड़े कॉस्मेटिक्स, सब कुछ। मेन प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहे। प्लीज इस वीडियो को शेयर करो। ये
पहुंचना चाहिए। इतनी साइकोलॉजिकल डिटेल लोगों को अगर समझ आ जाएगी, एक आम आदमी समझ जाएगा, तो सोसाइटी में एक छोटी सी ही कोशिश से ही उससे एक डायरेक्शन मिल सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला के इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, अपने पार्टनर्स को दिखाओगे। लेट्स बी द चेंज। हम ही बदलाव हैं, हम ही बदलाव लाने वाले हैं। रोना, हर वक्त सेम प्रॉब्लम को, उसी लकीर को पीटते रहना, बार बार वही दुख बयान करने से कुछ नहीं होगा, चेंज करने से होगा। लेट्स बी द चेंज। अगर आपको कुछ ये चीज़ें समझ में आई हैं, वीडियो लंबा हो गया है मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में आई और आपको लगता है कि ये बातें लॉजिकल है, प्लीज़ एक कमेंट मुझे छोड़ के ज़रूर बताना। क्रिएटर के लिए मोटिवेशन होता है, फिर इस तरह की वीडियोज़ मैं और ले आऊँगी। अगर आप लंबी वीडियोज़ और बहुत डिटेल में साइकोलॉजिकल वीडियोज़ पसंद करते हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपने वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए।